Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. क्लास फर्स्ट ईयर एंड सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं. आई एम योर टीचर मोहम्मद इमरान. प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक जो स्टडी किया था वो ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में था. आज हम एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ अपनी बुक्स का पेज नंबर 72 ओपन कीजिएगा. और फर्स्ट टॉपिक इज़ एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड. इसमें पहले सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड के बारे में आपको बताता हूँ. एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक मूव करता है. जब डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ ब्लॉक्स की फॉर्म में मूव कर रहा होता है तो हर ब्लॉक के स्टार्ट में और एंड पर एक स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ऐड कर दी जाती है. इसके साथ कुछ और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हर ब्लॉक में एडेड होती है. हर पैकेट का सीक्वेंस नंबर होता है और इस तरीके से डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव होता है. रिसीवर जब डाटा को रिसीव करता है तो उसको ब्लॉक्स की फॉर्म में रिसीव करने के बाद हर ब्लॉक में से रेलिवेंट डाटा को पिक कर लेता है और उसको कंबाइन करके अपना डाटा बना लेता है और बाकी जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कार्ड कर देता है. सेंडर से रिसीवर की तरफ जो ब्लॉक मूव हो रहे होते हैं उनमें गैप्स पॉसिबल हैं. सम टाइम ऐसा होता है कि कई ब्लॉक्स में गैप्स वेरी कर रहे होते हैं. किसी दो ब्लॉक में गैप कम होता है जबकि किसी दो ब्लॉक में गैप ज़्यादा हो सकता है. इसके बरक्स जब हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड को देखते हैं, प्लीज़ पेज 73 ओपन कीजिए अपनी बुक्स का. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक मूव नहीं होता बल्कि बिट बाय बिट मूव होता है. इसमें पहले सेंडर और रिसीवर के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होती है. दैट मीन्स के इनका क्लॉक सिंक्रोनाइज होता है और उसके बाद डाटा बिट्स की फॉर्म में मूव करता है. इनमें बिट्स के दरमियान कोई ब्लॉक नहीं, कोई डिस्टेंस या कोई गैप नहीं होता बल्कि सारी की सारी बिट्स कॉन्टीन्यूसली सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रही होती हैं. और जब सेंडर को कोई डाटा रिसीवर की तरफ नहीं भेजना तो फिर एक स्पेशल आइडल करेक्टर है जो कि सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव कर रहा होता है. तो डाटा कॉन्टीन्यूसली मूव होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता. तो इससे क्या है कि रिलेटिवली डाटा फास्ट स्पीड में मूव होता है एज कम्पेयर टू द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड. नेक्स्ट हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में है. कम्युनिकेशन मीडिया एक्चुअली वो पाथ है या वो सोर्स है जिस पर डाटा मूव होता हुआ सेंडर से ट्रांसमीटर की तरफ, सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाता है. मेनली दो टाइप का कम्युनिकेशन मीडिया है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया. दोनों टाइप के मीडिया को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं या वाइड मीडिया भी कहते हैं. ठीक है. इसी के अलावा इसको फिजिकल मीडिया भी कहते हैं. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए बाउंडेड मीडिया के बारे में या फिजिकल मीडिया के बारे में तो आपने बाउंडेड मीडिया या फिजिकल मीडिया या वाइड मीडिया गाइडेड मीडिया ही को लिखना है. गाइडेड मीडिया में फोर टाइप्स की केबल्स होती हैं. जो पहली थ्री टाइप की केबल्स हैं इनमें मेन कैरियर कॉपर है, जबकि फोर्थ टाइप की केबल दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल, इसमें मेन कैरियर फाइबर ऑप्टिक है. तीनों टाइप की पहली तीनों टाइप की केबल्स को और फिर उसके बाद फोर्थ टाइप की केबल्स को भी हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज टेलीफोन केबल. मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टेलीफोन केबल में जो मेन कैरियर है जो डाटा को लेकर मूव करता है वो क्या है, कॉपर. Standard telephone cable is widely used as communication lines. Telephone lines are particularly useful to the user of data communication because the complex network of lines that has already been established allows data to be transmitted to any location in the world.
ऑलरेडी पूरी दुनिया में टेलीफोन लाइंस का नेटवर्क बिछा हुआ है, तो यही नेटवर्क डाटा ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ताकि ऑलरेडी अवेलेबल लाइंस ही को यूज़ कर दिया जाए, कोई नई लाइन बिछाने की ज़रूरत ना पड़े। अ, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी बैंडविड्थ कम होती है। दैट मीन्स कि डाटा जो सेंटर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, वो कम वक्त में ज़्यादा डाटा नहीं जा सकता। तो इस ड्रॉबैक की वजह से, इस खराबी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज़ ख़त्म होता जा रहा है। नेक्स्ट टाइप की केबल जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ टेलीफोन केबल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। It is mainly used for long distance transmission. It can transmit data at much higher rate of 10 to 100 megabits per second. They are also used by telephone companies to transmit data over long distance. समंदर में भी एक मैरीन कोएक्सियल केबल बिछाई गई है जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पर डाटा सेंटर से रिसीवर की तरफ लेकर जाती है। थर्ड टाइप की केबल जो हम स्टडी करेंगे दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में 8 लाइंस होती हैं और हर दो वायर्स का आपस में ट्विस्ट हुआ हुआ होता है और ट्विस्टिंग के थ्रू एक पेयर बना हुआ होता है। इस वजह से इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इसमें दो टाइप्स की केबल होती हैं, एस टी पी एंड यू टी पी, दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये तीनों टाइप की केबल्स मेन कैरियर के तौर पर कॉपर को यूज़ करती हैं और कॉपर का एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस पे सर्ज अप्लाई होती है या ईएमआई अप्लाई होती है। ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। सराउंडिंग में कहीं भी कोई नॉइज़ हो या फिर ये वाली केबल किसी मैग्नेटिक किसी मैग्नेटिक पाथ पे से गुजरे तो इसमें फिर डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है, डाटा ख़राब होता है। फोर्थ टाइप की केबल हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल में मेन कैरियर फाइबर होता है जिस पर डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट मूव करता है। तो इसका एक एडवांटेज तो ये है कि इस पर ईएमआई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कोई असर नहीं करती और दूसरा इसका जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि फाइबर ऑप्टिक बहुत हाई बैंडविड्थ पर काम करती है एंड वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डाटा कैरी करके ले जा सकती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड पीपल चाहिए होते हैं जो कि इसकी इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन ऑल्दो एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हाई है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक बिल्कुल ठीक काम कर सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अनगाइडेड मीडिया के बारे में है। प्लीज़ पेज 75 अपनी बुक को ओपन कीजिए। अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया वो मीडिया है जिस पे डाटा बगैर वायर के, बगैर केबल के मूव करता है। इसमें तीन टाइप की ट्रांसमिशंस हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और सॉरी तीसरी टाइप की आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं की गई ब्लूटूथ वगैरह के बारे में, उसको हम छोड़ देते हैं। सिर्फ हम दो ही स्टडी करते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस के लिए बड़े बड़े टावर्स इंस्टॉल किए जाते हैं जिसके ऊपर इनके ट्रांसीवर्स लगे हुए होते हैं जो कि डाटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं या फिर अवेलेबल डाटा को रिसीव करते हैं और आगे फर्दर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। Microwave transmission signals travel through open space much like radio signals as shown in figure 5.12. Microwave systems transmit information with transmitters which are normally installed on high buildings, mountain tops or high towers. Long distance microwave channels consist of series of relay stations or boosters. जब ज़्यादा डिस्टेंस तक डाटा को मूव करना होता है तो फिर उसके लिए
रिले स्टेशन का एक पूरा सीरीज बनाया जाता है जिसमें बूस्टर्स होते हैं जो कि डाटा को सेंड एंड रीट्रांसमिट कर रहे होते हैं। दो टॉवर्स के बीच में आमतौर पर 30 माइल्स का या इससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस होता है। इस तरीके से एक पूरा रिले बना लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। Satellite is a relay station positioned approximately 22,000 miles above the Earth. It orbits around the Earth with exactly the same speed as the rotation speed of Earth. Earth station beams signals to the satellite as shown in figure 5.13. The satellite amplifies and retransmits the signals to another Earth station which can be located thousands of miles away. आपकी बुक में सिर्फ एक टाइप की सैटेलाइट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअली सैटेलाइट्स दो टाइप्स की होती हैं। वन इज कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड जियोस्टैटिक सैटेलाइट्स। दोनों टाइप की सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द घूमती रहती हैं अपने ऑर्बिट में और डाटा सेंड एंड रिसीव करती रहती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क में यूज़ हो रही होती हैं डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए। इसमें सबसे पहले डिवाइस हब है। हब एक लोकल एरिया नेटवर्क की डिवाइस है। इस पे सारे कंप्यूटर्स ईथरनेट कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट हुए हुए होते हैं और हब एक्चुअली ब्रॉडकास्ट डोमेन में काम कर रहा होता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन से मुराद ये है कि हब के पास जो भी डाटा रिसीव होता है, हब उसको रिसीव करने के बाद सब पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। सिर्फ रेलिवेंट रिसीवर वो डाटा रिसीव कर लेता है जबकि बाकी रिसीवर्स उस डाटा को डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट डिवाइस स्विच है। स्विच देखने में बिल्कुल हब जैसा दिख रहा होता है लेकिन स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये इंटेलिजेंट इस सेंस में है कि इसको ये पता है कि मेरी कौन सी पोर्ट के साथ कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड है। जब भी ये कोई डाटा रिसीव करता है किसी स्पेशल कंप्यूटर के लिए तो वो डाटा सिर्फ रेलिवेंट पोर्ट पर सेंड करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता। इसका बेनिफिट क्या है कि लेट्स सपोज कि अगर पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 पर अवेलेबल कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4 के कंप्यूटर्स भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये डाटा ब्रॉडकास्ट करने की बजाय सिर्फ रेलिवेंट पोर्ट पर डाटा सेंड करता है। थर्ड डिवाइस राउटर है। राउटर एक मोर इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये इस सेंस में इंटेलिजेंट है कि इसको ये पता है कि मेरी पोर्ट कौन सी पोर्ट के साथ कौन सा कंप्यूटर या डिवाइस कनेक्टेड है। सेकेंडली ये कि ये उस सारे रिकॉर्ड को अपने पास सेव रखता है। राउटर टेबल मेंटेन करता है। हर राउटर टेबल में उसके उसके साथ कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हैं उन सब के एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। हर राउटर अपने नेबरिंग राउटर को अपना राउटर टेबल सेंड करता है और उसका नेबरिंग राउटर भी अपने पास अपने राउटिंग टेबल की कॉपी रख लेता है। इसी तरीके से अगर कोई राउटर सी साथ कनेक्टेड है तो राउटर सी के पास राउटर ए के राउटर टेबल की कॉपी होती है, राउटर बी के राउटर टेबल की कॉपी होती है और उसकी अपनी राउटर टेबल की कॉपी भी होती है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क में जितने भी राउटर्स अवेलेबल होते हैं हर राउटर को ये चीज़ उसके इल्म में होती है कि मेरे नेबरिंग राउटर के साथ भी कौन कौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और उसके नेबरिंग राउटर के साथ भी कौन कौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एंड सो ऑन। राउटर इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट काम और भी करता है। एक काम है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। ये सेंडर से रिसीवर की तरफ जो डाटा जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। और इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। ये दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले कंप्यूटर्स को भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस इज गेटवे।
गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो कि नॉर्मली किसी भी नेटवर्क के एग्जिट पर या किसी भी नेटवर्क की एंट्री पर इंस्टॉल की जाती है। Gateways is a device that is used to connect a network to another network that uses different protocol. ये प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का काम करती है और दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकती है। Gateway change the format of data packets but not the contents of the message to make it conform to the application program of the remote computer. हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में है कि नेटवर्क को किस तरीके से बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में दो टाइप के कंप्यूटर्स हुआ करते हैं। वो कंप्यूटर्स हुआ करते हैं सर्वर कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर की प्रोवाइडेड सर्विसेज को यूटिलाइज करता है, उसको यूज़ करता है। तो इस बेस पर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को आर्किटेक्चर वाइज दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क एंड सेकंड वन इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट एंड सर्वर में एक मेन कंप्यूटर सर्वर कहलाता है और वो पूरे नेटवर्क को ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लाइंट एंड सर्वर का एक ड्रॉबैक ये है कि सर्वर कंप्यूटर एक सेंट्रल कंप्यूटर है, अगर सर्वर कंप्यूटर ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि सर्वर कंप्यूटर पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है और सर्वर के थ्रू तमाम पॉलिसीज़ पूरे नेटवर्क पर इजीली इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। दूसरे टाइप का नेटवर्क पीयर टू पीयर नेटवर्क है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें कोई सर्वर या क्लाइंट नहीं होता, बल्कि सबकी अथॉरिटी सेम होती है। कोई भी कंप्यूटर जब चाहे नेटवर्क का पार्ट बन जाए और जब चाहे नेटवर्क से अलहदा हो जाए, या फिर किसी एक कंप्यूटर के ख़राब होने से बाकी नेटवर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर्स नेटवर्क का पार्ट होते हैं वो अपनी डाटा फाइल्स या अदर सर्विसेज दूसरे कंप्यूटर्स को शेयर करवा रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर के बाकी कंटेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।